गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है गॉस थ्योरम। पर गॉस थ्योरम से पहले इसके कुछ एक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? हमें पता है कि हमेशा हम एरिया के मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं कि किसी खेत की कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी है तो इसका एरिया कितना है, प्लेग्राउंड का एरिया कितना है। तो हम एरिया की बात करते हैं, उसके डायरेक्शन की बात कभी नहीं करते। लेकिन फिजिक्स में कुछ एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जहां पे हमें डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मैंने ये पता करना है कि ये जो रिंग है, ये रिंग है मेरे पास, इस रिंग के बीच में से कुल कितना ज्यादा पानी कहाँ से फ्लो हो रहा है। तो मैंने नोट किया कि जब रिंग को मैं इस पानी के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पकड़ता हूं तो इस रिंग के बीच में से पानी ज्यादा फ्लो करता है। लेकिन जब इस रिंग को मैं पैरेलल पकड़ता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द वाटर, तो इसके बीच में से पानी कम फ्लो करता है। तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि ज्यादा पानी कब फ्लो करेगा, तो मैं बोलूंगा जब मैंने रिंग को कैसे पकड़ा, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पे रिंग का एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट है कि उसको मैंने पकड़ा कैसे है, रिंग को मैंने रखा कैसे है। तो इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस का एरिया है ds, और सरफेस के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, उसके सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो इसको बोलते हैं उसका एरिया वेक्टर। ये एन कैप का मतलब है इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, और इसकी लंबाई उतनी ज्यादा होगी वेक्टर की जितना एरिया होगा। इसका एरिया कम है तो लाइन छोटी होगी, एरिया ज्यादा होगा तो लंबाई ज्यादा होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी एस वेक्टर, ये जो है वेक्टर जो है एरिया वेक्टर, डी एस एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है किसी बॉडी के बीच में से निकलने वाली लाइंस, चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक लाइंस बोलेंगे, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है जिसका एरिया एस है, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ये निकल रही हैं। तो फ्लक्स कितना निकल रहा है? तो फ्लक्स का फार्मूला होता है, फ्लक्स बोलते हैं फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बोलते हैं फाई। फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। ई इंटू एस क्या हुआ? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और एस सरफेस एरिया। वो इलेक्ट्रिक लाइन जो किसी बॉडी के नॉर्मल डायरेक्शन से निकलती हैं, उनका और सरफेस का मल्टीप्लाई जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए अब ये जो सरफेस आपका है वो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा मैंने इसको तिरछा टेढ़ा सा पकड़ा हुआ है। इस ऊपर वाले केस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसका वेक्टर भी इसी डायरेक्शन था, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। इस केस में नॉर्मल एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन इस केस में मैंने ये ड्रॉ किया तो आप देखें कि इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर ये होगा, इसके परपेंडिकुलर, किसी बॉडी के परपेंडिकुलर, दैट इज एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एरिया वेक्टर के साथ एंगल थीटा बनाती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो दो हिस्सों में कम टूट जाएगा, ई कॉस थीटा रिजॉल्व हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा ई कॉस थीटा। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा हिस्सा आया? ई कॉस थीटा। तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा? अगर स्मॉल एरिया है ये तो स्मॉल फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है? साथ में एरिया इंटू डी एस। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा को लिखते हैं ए डॉट वेक्टर बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। अगर ये तो स्मॉल फ्लक्स था जो यहाँ से कुल कितना, इस एरिया से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा, छोटे से पॉइंट से इतना निकल रहा है ये, तो पूरी बॉडी से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। डी फाई की जगह लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, और इसको लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल, पूरा सरफेस इंटीग्रल एस लिख देंगे, और ई डॉट डी एस। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। वेक्टर में भी लिख सकते हैं इसको, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इस तरह से। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और साथ में ये डीएस लिख दिया। फोर्स का यूनिट होता है एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो आपने लिखा न्यूटन। चार्ज का होता है कूलम, और डीएस एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है तो ऊपर चला गया, तो वो लिखेंगे कूलम की पावर -1, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज और डी एस इसका एरिया। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी रेज टू पावर माइनस 2। चार्ज को लिखते हैं करंट इनटू टाइम, क्योंकि हमें पता है करंट बराबर है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या है? करंट इनटू टाइम। तो करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में और टाइम को टी में। तो चार्ज की जगह लिख दिया एम्पियर इनटू टाइम, और एरिया को लिखते हैं एल का स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? एम L2 और L एक ही हो गया L3, T ऊपर था -2, ये ऊपर चला गया हो गया -3, और A भी ऊपर चला गया A की पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, गॉस थ्योरम। गॉस एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस है, फुटबॉल की तरह बॉल है एक हमारे पास, इसके सेंटर में यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज है और इससे रेज निकलेंगी बाहर, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी। तो इस पूरे सरफेस से कुल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी? वो जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस इसके नॉर्मल निकलेंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस ने बोला कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज Q, जो इसके अंदर चार्ज रखा है Q, इज इक्वल टू, वो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, 1/ε0 टाइम्स the magnitude of the enclosed charge, the magnitude of the enclosed charge। यानी गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी बॉडी के सेंटर में अंदर, किसी बॉडी के अंदर अगर क्यू चार्ज आपने रखा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से उस बॉडी के सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होता है जो नॉर्मल डायरेक्शन में निकलता है। तो कितने इलेक्ट्रिक लाइंस और लाइंस जो हैं इसमें से बाहर निकलती हैं। तो उसने बोला कि टोटल लाइंस कितनी निकलती हैं, दैट इज फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनक्लोज चार्ज। जितना चार्ज अंदर एनक्लोज किया हुआ है उसको ε0 से डिवाइड कर दो, यानी कि फाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द एनक्लोज चार्ज कितना है Q, तो यहाँ Q लिख दो, Q इंटू 1 Q डिवाइडेड बाई ε0। तो उसने बोला कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? जितना अंदर चार्ज होता है उसको ε0 से डिवाइड कर दीजिए, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है। ये ε0 क्या है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी। इस ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तो गॉस ने बोल दिया, अब हमने प्रूव करना है कि क्या वाकई ये सही है या नहीं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये देखें। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला अभी आपने पढ़ा कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, अभी आपने पढ़ा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे करके। तो हमारे पास दो फार्मूला आ गए फ्लक्स के। गॉस थ्योरम ने ये बोला Q upon ε0, और हमने जो निकाला था फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ये दोनों सेम है, तो ये भी दोनों सेम होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन ε0, यानी ये इसके बराबर। तो ये गॉस थ्योरम हो गई। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बनी? इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको लेंगे टोटल सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ऐसे क्लोज्ड सरफेस कर दो, क्लोज ऐसे, क्लोज का मतलब बंद सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू the 1/ε times the charge enclosed inside the body. This is the definition of the Gauss theorem. अब हम फाइंड आउट करेंगे the proof of Gauss theorem. Gauss theorem का प्रूफ। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर के सेंटर में O पॉइंट है और उस स्फीयर का रेडियस R है, और इसके सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे कोई पॉइंट P है, यहां पे P पॉइंट है, उस P पॉइंट पे, ठीक है, यहां पे सेंटर में रखा हुआ एक सोर्स चार्ज है, उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E।
ये सफेयर है, गेंद है एक, उसका रेडियस r है। सफेयर के सेंटर में एक हमने चार्ज रखा है प्लस q, पॉजिटिव चार्ज। सफेयर के ऊपर सरफेस में कहीं पे एक छोटा सा पॉइंट है p। यहाँ ये कितनी दूर है यहाँ से, r दूरी पे। यहाँ पे इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 इंटू चार्ज Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का r स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, r, तो आपके लिखोगे r स्क्वायर। लेकिन ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, इस डायरेक्शन को हमने बोल दिया r कैप। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने r कैप। तो ये वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर में हमने इसको लिख दिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लेते हैं कि इसी सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर भी मैं छोटा सा एक पोर्शन ले लिया जिसका एरिया है ds, और उस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में होगा, उसको आप लिखेंगे ds वेक्टर। दिस इज द ds वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट्री पोर्शन। तो यहां से कुल कितना फ्लक्स आएगा, तो हमें पता है कि P पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है E, तो ds से कितनी जाएगी, E इंटू ds। तो आप स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन है ds, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा। तो आप इसको लिखेंगे d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमें फार्मूला पता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है। यहां से आपने लिखा d phi और E की वैल्यू ऊपर से भर दीजिए, 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट ds वेक्टर। हमारे पास है d phi इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। अब r वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट भी होता है, a b cos थीटा। तो यहाँ पे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds, दोनों के बीच का एंगल cos और साथ में थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो यहां से देखें वेक्टर r जो है, यूनिट वेक्टर r वो भी इसी डायरेक्शन में है और ds वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 होगा, तो cos लिखेंगे 0। तो हमारे पास आया d phi इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, और ये cos 0 1 आ गया, तो यहां बच गया सिर्फ ds। दिस इज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। इस चार्ज की वजह से इतने एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वो ये रहा। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि इस चार्ज की वजह से पूरे सरफेस से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे d phi का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं क्लोज्ड, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सफेयर है, बिल्कुल बंद है, गेंद है ये, Q अपॉन r स्क्वायर और ये ds। तो हमारे पास कितना आ गया, d इससे कैंसिल हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे phi इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे इंटीग्रेशन सरफेस एरिया का हो रहा है तो बाकी सारा सामान बाहर निकाल दीजिए। तो 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर बाहर आ गया, और ये सरफेस इंटीग्रल के साथ किसका आया, ds का, ds अंदर रह गया। अब ये तो हमने स्मॉल एरिया लिया था ds, पूरा सरफेस एरिया कितना होता है, तो सफेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर। तो हमारे पास आया phi इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, और सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया सफेयर का होता है 4π, अगर r रेडियस है तो r स्क्वायर। यहां से आप देखें 4π से 4π कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, सो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना आया, Q इंटू 1Q, और नीचे बच गया एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारी थी गॉस थ्योरम कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, total flux through a surface enclosing a charge Q is equal to 1/ε0 times the charge enclosed in the body। यानी टोटल फ्लक्स जो है वो इतना आएगा, अंदर चार्ज कितना Q है उसको ε0 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। अब हमारा अगला टॉपिक है टू डिड्यूस Coulomb's law
कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी कूलम्स लॉ निकालना आपने गॉस थ्योरम से। कूलम लॉ क्या है? कूलम लॉ है कि अगर हमारे पास दो चार्ज हों Q1 और Q2 r दूरी पे हों तो उन दोनों के बीच में फोर्स होती है, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट टॉपिक है ये कूलम्स लॉ फ्रॉम। ये लॉ निकालना है, ये फार्मूला निकालना है गॉस थ्योरम से। और गॉस थ्योरम क्या है? अभी हमने प्रूव की कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉडी। तो हमने कूलम्स लॉ निकालना है गॉस थ्योरम से, ये लॉ निकालना है गॉस थ्योरम से। पर इससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये अगर कोई चार्ज है क्यू चार्ज, जब भी मैं क्यू चार्ज रखूंगा तो पॉजिटिव ही होगा। ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज से बराबर दूरी पे अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ कर दूं, बराबर दूरी पे, सेंटर से यहाँ की दूरी बराबर हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, उतनी इधर होगी, उतनी इधर होगी, हर जगह सेम होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब आते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन की कि डिड्यूस करना है, कूलम लॉ को निकालना है फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो पॉइंट है, यहाँ पे लिखते हैं ये ए पॉइंट, और ए पॉइंट पे प्लस Q1 चार्ज रखा है, और एक पॉइंट है ये बी पॉइंट, यहाँ पे हमने प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है। तो Q1 और Q2 जो हैं, इनकी वजह से ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लीजिए Q2 जो है, इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी वजह से Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी? ये पॉजिटिव इसको कितनी फोर्स से धक्का दे रहा होगा? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितनी आ गई? Q2 इंटू ई। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है? तो यहाँ फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू Q2 इंटू ई, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गुना चार्ज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यह क्या आ गई? फोर्स। ये फोर्स लग रही है यहाँ पे। अब आप यहाँ देखें कि यही निकालना है मैंने, यहाँ पे मैंने फोर्स ही निकालनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो मैंने ये फार्मूला लिख लिया, F इक्वल टू Q2 इंटू ई। अब E की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे भर देनी है। अब E की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? तो आपने ये जो बताया मैंने, ये जो B पॉइंट था जिसपे चार्ज प्लस Q2 चार्ज है, अगर इसको मैं सेंटर मान के एक सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं, इसको अगर मैं सेंटर मान के एक सरफेस ड्रॉ कर लेता है, सिर के सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं, तो यहां से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? यहां से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो हमने फार्मूला पढ़ा था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज कितना अंदर? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर चार्ज क्या है? Q1। तो इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं? E डॉट ds। पूरे सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से, ये पूरे क्लोज्ड सरफेस से कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा? इज इक्वल टू अंदर जितना चार्ज था उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, इतना चार्ज निकलेगा। ठीक है। अब इस केस में E ये है, और यहाँ पे छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं जिसको आप ds बोल देते हैं, ds वेक्टर, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। छोटा सा सरफेस एरिया वो ds है, उसका एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में आप देखें E और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल होगा 0। तो ये जो E डॉट ds लिखा है, A डॉट b, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा E ds cos ऑफ 0 इज इक्वल टू Q1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे E ds cos 0 1 होता है, इक्वल टू Q1 अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई बाहर निकाल दिया और ये लिख दिया आपने ds इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है? ds है स्मॉल सरफेस एरिया। दिस इज द स्मॉल सरफेस एरिया। पूरा सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का? पूरा सरफेस एरिया कितना होगा? अगर मान लीजिए r इसका रेडियस है, अगर r ये रेडियस है तो पूरा सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E निकाल लीजिए तो आपके पास E कितना आया? आपके पास है E इज इक्वल टू ये 4 पाई r से उधर नीचे आ जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई r स्क्वायर यहाँ नीचे आ गया, ये लिखा मैंने। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में लिख दिया, r स्क्वायर इधर लिख दिया, Q1 अपॉन r स्क्वायर। ये जो E की वैल्यू आई इसको ले लीजिए और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में भर दीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलता है? फोर्स इज इक्वल टू Q2, फोर्स इक्वल टू Q2 और E की जगह ये वैल्यू भर दीजिए। कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लीजिए, और Q1 Q2 फिर इकट्ठा लिख लीजिए, Q1 Q2 और नीचे डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। हेंस इट इज द कूलम लॉ। ये कूलम लॉ है। कहां से डिराइव किया? गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या बोलती थी? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहां से हमने चालू किया और ये कूलम्स लॉ डिराइव कर लिया।